तो फिर से विकास भैया क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ज्योग्राफी का चैप्टर। इसमें बहुत ज़्यादा है ज्योग्राफी की किताब में। देखते हैं कितना चैप्टर है। शायद 12-13 चैप्टर्स है आपके ज्योग्राफी में। ठीक, तो 13 चैप्टर्स है आपकी ज्योग्राफी में। आप लोग को उल्टा दिखाई दे रहा होगा, किताब दिखा के फायदा है नहीं। 14 चैप्टर्स, तो ये है चैप्टर 2। ठीक है, और छोटे छोटे चैप्टर्स है ये, तो थोड़ा बढ़िया है, लेकिन किताब बहुत बड़ा है। तो पढ़ना बहुत कुछ है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। एग्जाम बस आज से 30 दिन दूर है। तो चलिए आज पढ़ते हैं। ठीक, तो समझते हैं। ठीक, समझते हैं कि क्या है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भू आकृतिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो एक तो पहले जो भी शब्द पढ़ेंगे उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, भू आकृतिक प्रक्रिया कि जो जमीन है, जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी के ऊपर जो भी आकृति है, ये सब कैसे बना। ठीक है, तो दो तरह की फोर्सेस होती है जो इन सबको बनाती है। पृथ्वी के ऊपर जो भी आकृति है, दो तरह की फोर्सेस होती है जो इनको बनाती है। एक तो होती है अंतर्जनिक प्रक्रिया, इंदोजेनिक प्रोसेस, एंड द सेकेंड वन इज एक्सोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, एक्सोजेनिक प्रोसेस बहिर्जनिक प्रक्रिया है जो बाहर से पृथ्वी को समतल करने का काम करती है, और अंतर्जनिक प्रक्रिया है जो कि अंदर से पृथ्वी के ऊपर क्या असमानता, पहाड़ वार बनाने का काम करती है। पहाड़, पठार, ठीक है, असमानता लाती है, और ये क्या करती है, इसको समान करती है। तो ये सब तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये सब तो पढ़ा हुआ है एकदम। ठीक है, और ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, ज्वाइन आवर प्रीमियम बैच ऑन यूट्यूब इन जस्ट 60 रुपीज। मैं कुछ कुछ बैचेस को प्रीमियम कर दूंगा ताकि आप लोग बैच खरीदें। ठीक, तो ताकि देखो मेरे पास किताब एक ही है, इसीलिए मैं अभी भूगोल की ही किताब वीडियो बना रहा हूँ, और किताबें खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो आप लोग जितनी जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उतना ही ज़्यादा सभी किताबें खरीद कर मैं क्या कर सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ। क्वेश्चन आंसर, ये वो मॉडल क्वेश्चन पेपर, सारा मैंने जितना तरह का किताब हो सकता है सभी किताब, सभी तरह की किताब मैं आप लोग के लिए खरीदूँ और उन सब से लेकर वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों के जो मार्क्स आए वो आपके क्लास में सबसे ज़्यादा हों, और 12 क्लास जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनसे धरातल पर स्थलाकृतियों का निर्माण, परिवर्तन या विनाश होता है। भू आकृतिक सारा प्रक्रिया कि जिससे पृथ्वी, देखो पहले जमीन ऐसा था, फिर ऐसा बन गया, इसमें पहाड़ वहाड़ उग गया, किसके, अंतर्जनिक प्रक्रिया के कारण। ठीक है, अंदर से जो फोर्स आया तो ऊपर से पहाड़ वहाड़ बन गया पृथ्वी पर। ठीक, और फिर उसके ऊपर जो बहिर्जनिक प्रक्रिया है, हवा, पानी वानी सब, इसको क्या किया, सारा पहाड़ और तोड़ ताड़ के बहा लेके चल गया। तो उसको, इन दोनों ही प्रक्रियाओं को क्या बोलेंगे, भू प्राकृतिक, ये भू आकृतिक प्रक्रिया कि जमीन पे ये लोग आकृति बनाने का काम करती है। तो इसी में से एक चीज हम लोग को पढ़ना है, तो चलो पढ़ते हैं। इसमें हम लोग को इस चैप्टर में ये तीन ही चीज पढ़ना है कि वृहद संचलन क्या होता है, हिमनद स्थलाकृति क्या क्या है, और काष्ठ स्थलाकृति क्या क्या है। बस ये तीन चीज पढ़ना है, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो बड़ा ज्यादा नहीं है, कुछ पढ़ना है इसमें। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वृहद संचलन, और हिमनद स्थलाकृतियां, काष्ठ स्थलाकृतियां रहेंगी मेरे प्रीमियम बैच पर। ठीक है, तो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं क्या होती है, सबसे पहले लोग इसको जानते हैं ना, इसको तो हम लोग जान गए। बहिर्जनिक प्रक्रिया क्या होती है, जो कि बाहर से पृथ्वी को समतल करने का काम करती है। ठीक, बाहर से पानी वानी पड़ा, पानी वानी क्या हुआ, जो ऊंचा ऊंचा जगह था उसको बहा के लेके चला गया, जमीन समतल हो गया ना। ठीक, बर्फ बर्फ पड़ा, बहुत जोर से हवा चल रहा है, ये सब जो होता है क्या होता है, भूकंप। तो अंदर से दरार उरार आया, टूट फूट गया सब, भूकंप से टूट उड़ जाता ना ऊपर का सारा चीज, तो सब नीचे धंस जाता है। तो भूकंप तो अंदर से ही आता है, तो भूकंप को नहीं हम लोग छोड़ सकते हैं। हवा पानी वाला जो भी समस्या है वो सब। तो ये प्रक्रिया ऊंचे भागों को तोड़कर निचले भागों में सामग्री जमा कर देती है, संतुलन की दिशा में कार्य करती है, नई स्थलाकृतियों का निर्माण भी करती है। तो जैसे पर्वत पठार था तो मैदान बन गया बाद में जाके। हम लोग को पढ़ना है वृहद संचलन। वृहद संचलन क्या होता है, मास वेस्टिंग, मास मूवमेंट। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा एक एक वर्ड है, मास वेस्टिंग क्या होती है। तो मास मूवमेंट, मास नाम से ही पता चले कि मास, मास मतलब बहुत ज्यादा बड़ा जगह, बहुत बड़ा कुछ क्या हो गया, मूव कर रहा है, कुछ बड़ा चीज मूव कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, मास मूवमेंट। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है,
तो वृहत संचालन एक सामूहिक शब्द है जिसका प्रयोग गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अपक्षयित चट्टानों, मलबे या मिट्टी के ढाल की दिशा में नीचे की ओर खिसकने की क्रिया के लिए किया जाता है। तो बहुत बड़ा जब जमीन नीचे की ओर खिसक जाता है, क्यों खिसक जाएगा? भूकंप आया होगा या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो क्यों खिसकेगा? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जब चट्टान, मलबा, मिट्टी का ढाल ये सब नीचे की ओर खिसक जाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? मास मूवमेंट। ठीक है, बहुत बड़ा जमीन देखो यहाँ पे नीचे की ओर धंस गया है। इमेजेस के थ्रू याद रखना है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग रटेंगे तो याद नहीं रहेगा। और किताब में भी देखो इमेज का पता है कैसा इमेज देता है लोग, ये लाल लाल इमेज का देख के समझ में आ रहा है। ठीक, इसका कारण, ये लाल लाल इमेज छापने का कारण भी आप लोग को कहा गया है कि आप लोग में से ज़्यादातर बच्चे किताब खरीदते हैं नहीं, तो उन लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा कि बढ़िया बढ़िया से फ़ोटो छापे, ऐसा रंगीन फ़ोटो छाप के दे। इन सब रंगीन फ़ोटो छापने का कॉस्ट आता है, ये लाल फ़ोटो बहुत सस्ता में छप जाता है। तो अगर उन लोगों के पास कमाई जाएगा तो वो लोग अच्छा फ़ोटो छापेंगे। इसलिए मैं आप लोग से कहता हूँ कि आप लोग किताब खरीदें। ठीक, किताब खरीदे, उसको पढ़े भी, ठीक, ताकि वो लोग क्या कर सके, अच्छे से फ़ोटो वोटो भी छाप सके। ठीक, और अगर नहीं खरीद सकते तो मेरा PDF है, PDF से पढ़ो। ठीक है, और ये 1 महीने तो पढ़ना ही है। मैंने सेमिस्टर सिस्टम में कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो 2 दिन पहले पढ़ने बैठेंगे, 2 दिन पहले सारा वीडियो निपटा देंगे एकदम 1 दिन में ख़त्म। तो क्लास 12 में फेल नहीं करना है। ठीक है, इस बार आपके टीचर्स लोग मदद नहीं करेंगे, जैसे क्लास 11 में आपके टीचर्स लोग मदद किए थे वैसे इस बार नहीं होगा। ठीक है, तो इस बार ध्यान रखना है इस बात का। यह प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। ये जो मास मूवमेंट है क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ इसको नीचे की ओर टान रही है। कौन टानती है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, वर्षा या बर्फ के पिघलने से इसमें तेजी आ सकती है। अब देखो, बहुत ये भी कारण हो सकता है कि बहुत जोर से बारिश वारिश हुआ और मिट्टी क्या हो गया, बारिश अगर किसी भी चीज़ में हम लोग क्या देते हैं, हम लोग सुबह उठ के मुंह में पानी मारते हैं ना, मुंह में पानी मारते हैं तो क्या होता है, आँख का जो किच्ची होता है, कीचड़, ठीक है, आँख में जो किच्ची होता है वो नरम हो जाता है और फिर वो जल्दी से निकल जाता है। वैसे ही मिट्टी में भी जब पानी पड़ता है तो वो भी नरम हो जाता है और नरम होकर नीचे की ओर बहने लगता है। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा बरसात या फिर बर्फ़ पिघल गया तो बर्फ़ पिघल के पानी ही बनता है, तो वो अगर मिट्टी में जाके मिल जाएगा तो मिट्टी मुलायम हो जाएगा, नरम हो जाएगा। ठीक, जो बोलेंगे उसको इमेजिन करना है, दिमाग में सोचना है। तो पदार्थ लुढ़क कर, खिसक कर, पदार्थ अगर लुढ़क कर या फिर खिसक कर, बह कर या धीरे धीरे सरक सरक कर नीचे आता है, तो इन सब को ही क्या बोलेंगे? ये सभी मास मूवमेंट का है। यह ढाल के तल पर तब रुकता है और ये लोग नीचे बहते बहते तब रुकता है जब कोई इधर से रुकावट आ जाता हो। इसको एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। ठीक, इधर से मलबा बह के आ रहा था और यहाँ पे कुछ मान लो चट्टान वट्टान इधर आके अटक गया सारा मलबा। ठीक है, तो इसको एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। भूस्खलन वृहत संचलन का तीव्र रूप है और इसमें भूस्खलन सबसे खतरनाक होता है और सबसे धीमे धीमे विसर्पण होता है। ठीक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो है मास मूवमेंट, ये किस पर आधारित होता है? ये मास मूवमेंट किस पर आधारित होता है? तो एक तो ढाल पर। ये ढाल जितना ज़्यादा होगा, देखो यहाँ पे ढाल कम है ना, तो यहाँ पर मास मूवमेंट होने का खतरा कम है। यहाँ पर ढाल ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर मास मूवमेंट होने का खतरा ज़्यादा है। ढाल स्लोप कैसा है? अगर स्लोप ऐसा है बढ़िया, ठीक है, ज़्यादा ऐसे खड़ा नहीं है, ठीक, खड़ा स्लोप नहीं है, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर मास मूवमेंट कम होगा। अगर खड़ा स्लोप है तो इसमें क्या होगा? मास मूवमेंट ज़्यादा होगा। ठीक, बुझाया? सामग्री का स्वरूप, ठीक, कोण जितना अधिक होगा और तो वृहत संचलन मास मूवमेंट का संभावना उतना ज़्यादा होगा। स्लोप एंगल। सामग्री का स्वरूप, नेचर ऑफ मटेरियल। अब मिट्टी कैसा है ये भी तो देखना होगा ना। मिट्टी अगर बहुत अच्छा वाला मिट्टी है जो एकदम एक दूसरे को पकड़ के रखता है, ये दोस्ती हम कभी नहीं टूटेंगे, वैसा मिट्टी है। ठीक, आप लोग के जैसा दोस्त वाला मिट्टी है। ठीक, ये दोस्त एकदम, तो अगर ऐसा मिट्टी है तो वो मिट्टी जल्दी से क्या होगा? सरकेगा नहीं। और जो लोग एकदम थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि सरक गए, ऐसा मिट्टी है। कुछ लोग होता है ऐसा कि थोड़ा सा जिंदगी में कुछ हुआ नहीं, बिखर गए।
ठीक, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो ऐसा अगर मिट्टी है कि हम तुमसे बात नहीं, थोड़ा सा पानी उनी पर हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जब तो क्या होगा, बह जाएगा नीचे। तो मिट्टी पर भी डिपेंड करता है, चिकनी मिट्टी। पंख, पंख मतलब होता है कि कादा, ठीक है, कीचड़। कैसा है, पत्थर है तो पत्थर कम फिसलेगा, जैसी परतें जल के साथ फिसलने में सहायक होती है। तो सेल माने सेल अलग सेल होता होगा। चिकनी मिट्टी, पंख, ये सब क्या होगा, जल्दी चला जाता है। नमी की मात्रा, वहाँ पे मॉइस्चर कितना है, बारिश कितना होता है। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है तो यहाँ पे ये लैंडस्लाइड होने का खतरा ज्यादा है। अगर बारिश कम होता है तो बारिश कम होगा तो लैंडस्लाइड भी कम होगा, ठीक है। तो जमो हुई तरल पानी की मात्रा गति को प्रभावित करती है। और यह भी डिपेंड करता है कि जो ऊपर का हिस्सा है वो कितना ज्यादा भारी है। अगर ऊपर में बहुत ज्यादा भारी हिस्सा है तो खतरा है कि वो नीचे की ओर स्लाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, प्रभाव डालने वाले कारक, किसको, मास मूवमेंट को। ओके, हम लोग आते हैं आगे, बृहत संचालन का वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, बृहत संचालन का वर्गीकरण। तो अगर हम लोग मास मूवमेंट को भी देखेंगे तो ये भी कुछ अलग अलग तरीका से होता है। कौन कौन सा तरीका से होता है, एक तो है कि पत्थर ऊपर से अचानक से गिर गया, ठीक। अब पहाड़ी इलाका में ये सबसे खतरनाक चीज होता है कि अब गाड़ी लेके मस्त जा रहे हैं और गाना एकदम लगाया हुआ है कि आज मैं हूँ ऊपर आसमान नीचे। पहाड़ी इलाका में ऐसा ही होता है। आप लोग पहाड़ी इलाका में जाइएगा तो जो बादल होंगे, बादल आपके पाँव के नीचे होंगे। आप देखिएगा बादल नीचे, आप ऊपर, ठीक, बादल आपके नीचे होंगे तो बड़ा सुंदर जगह लगता है। तो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, और तभी ऊपर से गाड़ी चलाते चलाते जा रहे हो, ऊपर से बड़ा सा चट्टान आके एकदम गाड़ी के ऊपर दम से न गिरा, और गाड़ी मैंने पूरा नहीं चकनाचूर हुआ, आप जिंदा बच गया, बस गाड़ी थोड़ा सा उसका लोहा जो ऊपर टेढ़ा हो गया। अगर इतना ज्यादा चट्टान अगर गिर जाएगा गाड़ी उड़ी के ऊपर तब तो आप गए, ठीक है। तो अचानक से क्या होता है, जब चट्टान के टुकड़े या मलबा किसी खड़ी ढाल से सीधा नीचे गिरता है तो उसको पतन कहते हैं, ठीक है। रॉक फॉल कहते हैं या फॉल कहते हैं, पतन भी बोल सकते हैं, ठीक। अलग अलग किताब में अलग अलग भाषा है, बस इसको समझ के रखिए। पतन वाला फॉल, पतन मैंने अचानक से गिरेगा पत्थर ऊपर से नीचे, ठीक है। चट्टान, इस कुछ मुख्य बातें क्या है, चट्टान के टुकड़े मौसम के असर से, गर्मी सर्दी फैलने सिकुड़ने से ढीले हो जाते हैं तो वो टूटकर गिर जाते हैं। ढाल पर जमा टुकड़े गिरकर ताला शंकु बना देते हैं। पतन अधिकार खड़ी और पथरीली पहाड़ियों के बसंत ऋतु में ज्यादा होते हैं। बर्फ पिघलने के बाद ऐसा ज्यादा होता है कि जब गर्मी में बर्फ पिघलता है ना, तब ये पत्थर थोड़ा कमजोर हो जाता है और ये नीचे टूट के गिरने लगता है, ठीक है। तो पतन समझ में आया, ठीक। तो पहाड़ी इलाका में इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक। पतन बड़ा खतरनाक होता है बारिश के दिन में, इसीलिए कहा जाता है कि बारिश के दिन में इन सब इलाकों में नहीं जाना चाहिए, पहाड़ी इलाकों में घूमना नहीं जाना चाहिए, ठीक है। खिसकना, लैंडस्लाइड। तो देखो, खिसकना का एक प्रकार है भूस्खलन। भूस्खलन में भूमि माने जमीन, जमीन क्या हो गया, पूरा खिसक गया। देखो कितना बड़ा जमीन, इसके ऊपर कोई घर वर होगा तो बस गया। अब ये देखो इतना बड़ा जमीन यहाँ से खिसक के नीचे जाएगा, यहाँ पर तो घर है ना भाई, अगर ये पूरा जमीन यहाँ से खिसक के नीचे गया सारा घर दब जाएगा, उसका कोई बचाने वाला नहीं है। प्रकृति से पंगा बड़ा भारी पड़ेगा, कोई बचाने वाला है ही नहीं, सारा ऊपर से नीचे गिर गया, आप दब गए, निकल कैसे पाइएगा। बड़ा खतरनाक चीज है भूस्खलन। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये है, मास मूवमेंट है, सबसे खतरनाक चीज भूस्खलन, ये वाला ज्यादा होता है। जब मिट्टी, मलबा और चट्टान का बड़ा हिस्सा एक साथ ढाल से नीचे खिसक जाए उसे भूस्खलन कहते हैं। यह अचानक और तेज गति से होता है। भारी बारिश, भूकंप, ढाल पर निर्माण या वनस्पति हटने से खतरा बढ़ जाता है। वनस्पति हटने माने यहाँ से हम लोग सारा पेड़ पौधा काट दिए। पेड़ पौधा अगर काट देंगे तो मिट्टी अच्छा नहीं रहता है। पेड़ पौधा लोग मिट्टी को पकड़ के रखता है, लेकिन पेड़ पौधा को काट दिया तो मिट्टी को कौन पकड़ के रखेगा, ठीक। इसीलिए मिट्टी लोग गुस्सा हो जाता है और ऊपर से गिर जाता है नीचे। इसके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो जाती है। कभी कभी घाटी में झील भी बन जाता है। अब घाटी में झील कैसे बन जाएगा, मान लो ये सब सारा टूट के इधर एक नदी बह रहा था, नदी का रास्ता में जाके ये सब इकट्ठा हो गया, तब नदी में तो पानी आ रहा है और वो पानी क्या होगा, वहीं पे झील बन जाएगा। ये पानी तो आगे नहीं जा पा रहा है तो वहां पे झील बन जाएगा। मलबा स्खलन, मलबा स्खलन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग मलबा समझना, और स्खलन, स्खलन में तो स्खलन खिसक गया, और मलबा मतलब मलबा, मलबा मतलब छोटा छोटा जो पत्थर होता है या फिर मिट्टी, अच्छा मिट्टी नहीं, मिट्टी
जो कि धूल जैसा हो और टूटा हुआ मिट्टी हो, उसको मलबा कहेंगे उधर। ठीक है, मलबा माने पानी से भीगी हुई ढीली मिट्टी या छोटे छोटे पत्थर अगर ढाल से नीचे गिरने लगे अचानक से, उसको मलबा कहा जाता है। ये सब देखो मलबा हो गया। चट्टान छोटा छोटा चट्टान है, ठीक। मिट्टी भी अगर बढ़िया मिट्टी नहीं है तो मलबा हो गया। चट्टान स्खलन, देखो स्खलन 3 प्रकार का होता है। एक तो भूस्खलन होता है, ठीक, खिसकना, स्लाइड होके 3 तरह का होता है। एक तो पूरा जमीन खिसक गया, दूसरा क्या मलबा खिसक गया, ये छोटा मोटा है, और तीसरा क्या चट्टान स्खलन। फॉल अलग है, फॉल क्या होता है, अचानक से ऊपर से गिरेगा चट्टान, और ये चट्टान स्खलन क्या है, धीरे धीरे चट्टान नीचे आएगा, ठीक है, धीरे धीरे सरक के नीचे गिर जाएगा। बड़े ठोस चट्टानें अपने स्थान से अलग होकर फिसलती है, अक्सर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा होता है। इससे घाटी में अस्थायी जिले बन। अब ये भी क्या होगा, अगर ये तो रास्ता में गिरा ना, रास्ता में गिरा तो आदमी लोग को आने जाने में सुविधा होगा, इधर कोई गाड़ी आ गया तो गाड़ी अब आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन यही मलबा अगर नदी का रास्ता में गिरता तो पानी आगे नहीं जा सकता, पानी यहाँ पे जाम हो जाता, ठीक है। तो पहाड़ी इलाका में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, यही सब का चलते अचानक से पर्वत गिर गया, पत्थर उत्तर गिर गया, ले अब आगे जा ही नहीं पा रहे, इसको साफ करने में कौन आदमी इसको उठाने जाएगा, बताओ, उठेगा एगो आदमी से, ठीक। बड़का पत्थर हो तो उड़वे नहीं करेगा, हम रहेंगे तो हमसे तो और छोटको नहीं उठेगा। तो बड़ी ठोस चट्टाने अपने स्थान से अलग होकर फिसलती है, इससे घाटी में अस्थायी जिले बन जाती है, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आया ना, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे 5-10 मिनट, ठीक। और तीसरा होता है प्रवाह। क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। इसके पहले वाले चैप्टर में लोग प्रवाह के बारे में जाने। प्रवाह देखो, जब ढाल पर मिट्टी ज्यादा गीली हो जाती है तो बहने लगते, बहुत ज्यादा मिट्टी, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी गीला हो गया है, तो ये क्या हो रहा है, आगे की ओर बह रहा है, ठीक। तो इसको मृदा प्रवाह बोलेंगे, कि मिट्टी प्रवाह हो रही है। आमतौर पर धीरे धीरे बहता है, लेकिन बड़े पैमाने पर मिट्टी नीचे ले जाता है। पंख प्रवाह, वही मिट्टी जब और ज्यादा उसमें पानी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कादा हो जाएगा। जब पानी की मात्रा ज्यादा और मिट्टी बहुत महीन हो जाता है तो बहाव तेज और लंबी दूरी तक होता है। इसमें कीचड़ और पानी का मिश्रण होता है, तेजी से ढलान से नीचे की ओर बहता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लो। फ्लो 2 तरह का है, एक तो मिट्टी फ्लो हो रहा है और दूसरे कीचड़ फ्लो हो रहा है। चट्टान फ्लो थोड़ी ना होगा, चट्टान फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो मिट्टी फ्लो होता है और पंख फ्लो होता है, ठीक है, पंख प्रवाह। तो पंख माने कादा, कीचड़, मड फ्लो। अब समझते हैं विसर्पण। विसर्पण क्या होता है कि मिट्टी जो है धीरे धीरे नीचे बह रही है, बहुत धीरे धीरे। अचानक से आपको दिखाई देगा एक पेड़ टेढ़ा काय हो गया, काय की मिट्टी क्या हो गया, नीचे खिसक गया, ठीक है। मिट्टी क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। आपको समझ में आ गई पेड़ टेढ़ा काय हो गया, ठीक। आप यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आ गई दीवार टेढ़ा काय हो गया, काय की मिट्टी खिसक गया है, ठीक है। मिट्टी खिसक गया तो दीवार टेढ़ा हो गया। तो ये खतरनाक होता है कब, जब घर वर का मिट्टी खिसक रहा है, तब घर का मिट्टी खिसकेगा, दीवार टेढ़ा होगा, दीवार टेढ़ा होगा, दीवार टेढ़ा होगा, दीवार गिर जाए, ऊपर से सारा दीवारों माथा के ऊपर गिर जाएगा, ले आदमी खत्म। बड़ा खतरनाक खतरनाक चीज है ज्योग्राफी में, ठीक। धीरे धीरे पता नहीं चलता, धीरे 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 अचानक से कब माथा के ऊपर गिर जाएगा जमीन, पता नहीं चलेगा। तो बड़ा खतरनाक इलाका होता है पहाड़ी इलाका, ठीक है। तो पहाड़ी इलाका बड़ा सुंदर भी होता है और बड़ा खतरनाक भी होता है। कब बुला ले भगवान, इससे अच्छा हम लोग का मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका में बाढ़ वार आता है, लेकिन इधर तो नहीं आता, बंगाल में बाढ़ थोड़ा कम आता है। ठंड, गर्मी और गीलापन, सूखापन के चक्र से मिट्टी हिलती और नीचे खिसकती है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि पता भी नहीं चलता, लेकिन लंबे समय में दीवारें टेढ़ी हो जाती हैं और पेड़ झुक जाते हैं। इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। धीरे धीरे काहे रोकेंगे, पर वनस्पति और ढाल को सहारा देकर हम लोग कम कर सकते हैं। देखना कोई नदी किनारे क्या किया जाता है, एक दीवार बना दिया जाता है, ताकि जो मिट्टी है, मिट्टी धीरे धीरे क्या हो, ये क्रीप ना हो, ठीक है, विसर्पण ना हो। कि नदी उदी के किनारे मिट्टी धीरे धीरे चलते जाता है, तो इसलिए उधर दीवार बना देते हैं या पत्थर से कुछ बना दिया जाता है, ताकि मिट्टी क्या हो, बहे ना। तो शायद इतना ही पढ़ना था और यहाँ पे हम लोग का ख़त्म हो गया है। तो फिर से बोलेंगे आप लोग कि हमारे यूट्यूब चैनल प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि यूट्यूब पर है। आप लोग में से एक बंदे ने पूछा था, एक बच्चे ने पूछा था कि
कैसे करना है भैया, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, ज्वाइन बटन होगा ना, ज्वाइन बटन को दबाइएगा ज्वाइन बटन को। ज्वाइन बटन को दबाने के बाद आपको एक वही 59 रुपीज़ का आएगा, 59 रुपीज़ के ऊपर क्लिक करिएगा। आप किस अकाउंट से चाहते हैं, आप किस ये जीमेल अकाउंट से चाहते हैं, वो जीमेल अकाउंट चूज़ कर लीजिएगा। उसी जीमेल अकाउंट के थ्रू उसके बाद आपको उसका पासवर्ड भी देना होगा, उस जीमेल अकाउंट का पासवर्ड। अगर आपको याद नहीं होता, जो कि मोस्टली याद नहीं होता, तो फॉरगेट पासवर्ड मार के पासवर्ड चेंज करके फिर पासवर्ड देना ही होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। पासवर्ड तो देना ही होगा। पासवर्ड देने के बाद फिर उसके बाद यूपीआई पेमेंट आएगा ऑप्शन। यूपीआई पेमेंट अगर आपको आता है करने तो आप कर दीजिएगा, नहीं तो अगर किसी को आता है आपके आसपास जिसको यूपीआई पेमेंट करना आता हो, तो आपका यूपीआई पेमेंट नहीं तो दूसरे के यूपीआई पेमेंट से भी हो जाएगा, तो आप लोग दूसरे के यूपीआई पेमेंट से भी कर सकते हैं। जिसको भी आता है आप उसको दे दें, बोल दीजिएगा इसको पेमेंट कर देना, वो पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को हम कोशिश करें कि इस अगस्त महीना में ही आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर दें, ठीक है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, कर रहे हैं, ठीक। बस और कोई अनहोनी ना हो जाए, अनहोनी ना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखते हो भू आकृतिक प्रक्रिया 2 प्रकार का होता है। जमीन के ऊपर जो भी आकृति उकृति बनाता है 2 प्रकार का, एक तो अंतर्जनित प्रक्रिया है, अंदर की शक्ति, और एक बाहर की शक्ति, इसको प्लेन करती है। हम लोग बाहर की शक्ति के बारे में पढ़ रहे थे। बाहर की शक्ति में हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, हम लोग आज मास वेस्टिंग, ठीक, मास मूवमेंट क्या होता है। तो हम लोग पढ़े कि मास मूवमेंट बहुत अलग अलग तरीका से हो सकता है। मास मूवमेंट कैसे हो सकता है, तो मास मूवमेंट हो सकता है, एक तो सीधा चट्टान गिर जाए, उसको पतन कहेंगे। एक होता है खिसकना, मिट्टी खिसक रहा है, ठीक, तो उसको भूस्खलन बोल दिए। मलबा खिसक रहा है तो उसको डेब्रिज स्लाइड बोल दिए। अगर चट्टान खिसक रहा है तो उसको रॉक स्लाइड बोल दिए, ठीक है। प्रवाह के तरीके से होता है, मिट्टी प्रवाह कर रहा है, कीचड़ प्रवाह कर रहा है, 2 तरह से प्रवाह होता है। और एक होता है विसर्पण, कि मिट्टी धीरे धीरे खिसक रही है, ठीक है। तो बस यही है, डिवीजन हो गया और का, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो बता दिए, हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ये दोनों हिमनद स्थलाकृति, और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि कास्ट स्थलाकृति पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।